Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing this session for the design of AC machine SAM 7 electrical. So अभी तक हमने हमारा फर्स्ट यूनिट फॉर दी सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ एसी मशीन, जिसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट जो कि डिजाइन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो कि 35% वेटेज गेन करता है, उसे हमने कंप्लीट किया है। उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी पता है कि डिजाइन पैरामीटर्स और काफ़ी चीज़ें उसकी स्टडी की है, प्लस न्यूमेरिकल भी हमने अच्छे से देख लिए हैं। सो सेकंड यूनिट जो कि डिजाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सो ऑलमोस्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी पैरामीटर्स जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज के सेम रहते हैं, लेकिन काफ़ी पैरामीटर्स चेंज भी होते हैं। तो उसके हिसाब से डिजाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हमारा फर्स्ट यूनिट है वो तो कंप्लीट किया है। अब ये सेकंड यूनिट जो कि 15% का उसका वेटेज है एज पर जीटीयू नॉर्म्स, तो उस हिसाब से हम देखें तो ये चैप्टर काफ़ी वेटेज रखता है कंपेयर टू स्मॉल चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से, जो कि थ्री फेज के हिसाब से काफ़ी सिलेबस कंटेंट या फिर टॉपिक देखे तो काफ़ी कम है, लेकिन इसके अंदर हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन है। उसमें भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन जैसा है, जो कि अभी तक सिलेबस के हिसाब से देखें तो काफ़ी बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। तो ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 7 to 8 ईयर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पेपर्स निकले हैं उसमें से इस पेपर का या फिर इस आपका जो भी जीटू का पेपर है उसमें से इस यूनिट के हिसाब से अप्रोक्सीमेट मार्क्स के हिसाब से देखें तो 14 to 21 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, जो कि ऑप्शन में ही रहते हैं। मतलब ऑप्शन के साथ 21 मार्क्स होते हैं, बाकी कंपलसरी ले देखें तो 10 to 14 मार्क्स कंपलसरी में होते हैं और विथ ऑप्शन 21 मार्क्स। सो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कम है, लेकिन स्कोर करने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमें काफ़ी पैरामीटर्स जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पता है, तो सिंगल फेज में आपको ऑलमोस्ट उसके अराउंड या फिर उसके जो भी बेसिक फिनोमिना या फंडामेंटल्स है तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी इजी और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। सो उसके हिसाब से हम ज़्यादा चीज़ें अगर हम देखें तो कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा जो कि मैंने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइम पे भी दिया था, और वही चीज़ यहाँ मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूँगा कि आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मशीन के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। उसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं जो कि इंटरव्यू के लिए या फिर वाइवा में आपको सबसे पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज व्हाई दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, क्लियर। देन आफ्टर इफ दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग देन हाउ वी कैन स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो उस पैरामीटर या फिर उसके ऊपर से कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंजेस आते हैं जो कि आपकी टाइप ऑफ द मोटर टॉपिक बन जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो पता है कि सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जबकि उसके कंस्ट्रक्शन में कोई और चीज़ जिसकी स्टेटर रोटर है या फिर उसकी जो भी मेन वाइंडिंग है तो या रोटर वाइंडिंग है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए ज़रूरी है वो बनती है कि आपका पैरामीटर जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आप साइड में अभी रखते हैं और सिंगल फेज की हम बात करें तो उसके अंदर स्टार्टिंग के लिए कौन सी मेथड से या फिर कौन से टेक्निक से हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली स्टार्टर के लिए या फिर स्टार्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं जो कि बनता है आपका टाइप फॉर दी मोटर। उसके अंदर आपको कौन कौन से पैरामीटर्स मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो एक चीज़ है कि
capacitor start motor, capacitor run motor, then after one another is capacitor start and run motor, split phase motors are also there. So उस पैरामीटर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि भाई आपको एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहती है, तो उसके ऊपर से वो आपके वाइंडिंग में कनेक्ट होती है, जो कि आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक होता है। तो वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या करता है, या फिर कैपेसिटर की जो भी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करती हुई जो भी स्विच है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके ऊपर से उसकी टाइप बनती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड कैपेसिटर रन मोटर। जो कि शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो स्टार्ट मोटर में सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे ही वो कनेक्ट रहती है, लेकिन रन मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग एज वेल एज ड्यूरिंग दी रनिंग पीरियड दी स्विच इज क्लोज्ड। क्लियर? ओके। नाउ ये सारी जो मतलब ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बाद में आपको रिवाइंड करवाऊँ या फिर आपको बिल्कुल पता ना हो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एसी मशीन में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो उसके पहले आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है या फिर ये चैप्टर की शुरुआत है, तो उस टाइम पे आपको इतना बर्डन नहीं रहेगा। तो आपको पर्सनली मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि आप आपके मशीन की जो भी बुक्स है, जैसे कि इंडक्शन मोटर की आपको फंडामेंटल कहीं पे भी कुछ भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी मशीन की रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक भी इसमें तो रेफर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक बार पूरा स्टडी कर लीजिए कि ये चीज़ आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आपकी कौन सी चीज़ क्यों होती है, या फिर किसका क्या रोल है, क्या कहाँ पे क्यों होता है, या फिर ऐसी जो भी बेसिक चीज़ें हैं। तो क्योंकि आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ रहेगी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो एट दैट टाइम आपको पुराने मशीन के फंडामेंटल पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मशीन की डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है या फिर कितना इसका इम्पोर्टेंस है। क्लियर? ओके। सो इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें बताऊंगा कि आपको रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक आपको जो भी मिल रहा है उसमें से आप पूरा का पूरा आपका जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक बार उसे गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई ऐसा ज़्यादा बर्डन वाला काम नहीं है, और ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो काफ़ी कम टॉपिक्स है, हार्डली 8 to 10 या फिर 8 से 10 टॉपिक है। तो आप इजीली एक दिन में आप रिफ़र भी कर सकते हो और काफ़ी नॉलेज भी गेन कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, लेकिन ब्रशअप करना भी ज़रूरी है। सो इट इज़ समवॉट यूजफुल फॉर यू। सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे एक बार रिवाइज अच्छे से कर लें। क्लियर? सो इसके बाद हमारा जो भी डिस्कशन पॉइंट है या फिर टॉपिक है उसे हम अभी स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सब्जेक्ट जो भी है DSCA, उसका अंदर हमारा यूनिट 2 जो कि आपका यूनिट 2 है आपका कि भाई डिज़ाइन ऑफ इंडक्शन मोटर फॉर दी सिंगल फेज या फिर डिज़ाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो लेट अस स्टार्ट विद दी टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक जो भी आता है मेन डायमेंशन या फिर आउटपुट इक्वेशंस। सो आउटपुट इक्वेशन में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर डिजाइन याद है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी सिमिलर है जो कि आउटपुट इक्वेशन की वन अनदर थिंग, क्योंकि आपको मैं दोनों कंपेरिजन इसलिए करवा रहा हूँ कि आप कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखोगे तो आपके लिए याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें वेरी होती है एज कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर डिजाइन। सो आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए मैं आपको दोनों थोड़ी कंपैरिजन के फॉर्म में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको काफ़ी याद रखना भी ना पड़े और इजीली आपके दिमाग में आ जाए कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है और कैसे करना है। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन के लिए जो भी हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, सो जो कि सारी टर्मिनोलॉजी हम पहले एक बार 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यूज़ कर चुके, वही सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है, जो कि आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि भाई सर हमें ये नहीं पता था। तो सबसे पहले आपका केवीए रेटिंग जो कि Q से डिनोट करेंगे, देन आफ्टर P आउटपुट पावर विच इज इन किलोवाट। क्लियर? ओके। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप सारे यूनिट भी याद रखते जाए। क्लियर? देन आफ्टर करंट पर फेज, करंट का यूनिट एम्पियर है हमें पता है,
नेक्स्ट थिंग, टर्न्स पर फेज, TPA, जो कि टर्न्स है, जो कि एक नंबर ही है तो उसका यूनिट नहीं होगा। क्लियर? ओके। देन आफ्टर D represents the diameter of stator pole, which unit is in meter. देन आफ्टर मेन डायमेंशन का दूसरा पैरामीटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है L, जो कि लेंथ फॉर द स्टेटर पोल। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप, BAV, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, B से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो आपका बन जाता है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? ओके। सो उसका यूनिट बनता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे याद रखना मीटर स्क्वायर इज द। क्लियर? ओके। देन आफ्टर AC, जो कि एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। क्लियर? एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एम्पियर कंडक्टर मीटर या फिर आपको स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। देन आफ्टर फ्लक्स, जो कि फ्लक्स फाई एम, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स है, और यहाँ पे नॉर्मल फ्लक्स बताया है तो रहेगा फ्लक्स पर पोल इन दी एयर गैप, और फ्लक्स का यूनिट वेबर है। फाई एम मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर? ओके। देन आफ्टर P रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि कैपिटल P पावर के लिए है या फिर पोल्स के लिए, तो आपको नॉर्मल केसेस में आप देखोगे जब पावर प्लस पोल्स दोनों चीज़ें साथ में कभी नहीं आती है तो आप वहाँ पे कैपिटल P फॉर दी पोल्स यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे बनेंगे कि एफिशिएंसी या ऐसी कोई चीज़ आ जाती है कि आउटपुट पावर इन किलोवाट, दैट शुड बी लाइक दिस वन, उसे आप कैपिटल P से डिनोट करोगे। उस टाइम पे आपको नंबर ऑफ पोल्स को स्मॉल p से डिनोट करना है। क्लियर? ओके। नाउ वन अनदर थिंग दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंक्रोनस स्पीड के बारे में बात करें तो इसमें भी सेम पैरामीटर्स है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था या फिर काफ़ी बार मैंने थियरी सेशंस में बताया है कि NS सिंक्रोनस स्पीड, अगर कैपिटल NS से मैं रिप्रेजेंट करूँ तो बनता है रोटेशंस पर मिनट, while if I am choosing small n for the denotation, that should be representing this rotations per seconds. Clear? तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि if capital NS is there means rotation per minute. क्लियर? अगर स्मॉल ns है तो रोटेशंस पर सेकंड्स, जो कि आपको 60 से डिवाइड करना है। अगर आपको RPM में दिया हुआ है तो उसे आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देन आफ्टर वाइंडिंग फैक्टर KW, जो कि आपका आउटपुट रेटिंग का जो भी या फिर मेन आउटपुट कोफिशिएंट उसका इक्वेशन, मेन डायमेंशन का इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, उस टाइम पे KWP इफेक्ट आती है या फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके। देन आफ्टर टाउ रिप्रेजेंट्स द पोल पिच, then after Z represents the number of total stator conductors, total stator conductor। Clear? Okay। then after IZ, यहाँ पे नोटेशन है Z what represents, जो कि नंबर ऑफ कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो IZ मतलब करंट इन एवरी कंडक्टर्स या फिर ईच कंडक्टर्स। क्लियर? जो कि यहाँ पे I सफिक्स Z सफिक्स जो है वो उसे रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सफिक्स Z है विच रिप्रेजेंट्स द करंट इन दी ईच कंडक्टर्स। सो करंट का यूनिट तो नॉर्मली हमें पता है कि एम्पियर रहेगा, तो यहाँ पे यूनिट रहेगा एम्पियर। ओके। देन आफ्टर अनदर यूनिट इज एफिशिएंसी, जो कि उसे सॉरी अनदर थिंग इज एफिशिएंसी, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से। क्लियर? ओके। सो ये ईटा जो कि आपकी एफिशिएंसी है वो आप उसे भी इजीली नोट या फिर नोटेशन या नोमेनक्लेचर में बता सकते हो। ओके। नाउ आउटपुट इक्वेशन को हम डिराइव करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपका आउटपुट इक्वेशन जब डिराइव करते हो तो मैं आपको एक रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए आउटपुट इक्वेशन या फिर मेन डायमेंशन इक्वेशन सेम रहेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक का सीधा ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे आउटपुट रेटिंग का जो भी इक्वेशन है
वो दोनों का सेम है, तो आपको सिर्फ एक याद रखो, तो दोनों के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए एक चीज काफी इजी हो गई कि भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज के लिए आउटपुट इक्वेशन सेम है, तो आपको याद तो रखना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके लेक्चर सेशन में मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको वो पुराना टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। और इसके लिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने थियरी सेशन में फर्स्ट यूनिट जो भी आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डिजाइन थी उस टाइम पे मैंने यही चीज आपको बताई थी कि भाई आउटपुट रेटिंग का जो भी इक्वेशन या फिर मेन डायमेंशन थी उसके एग्जांपल का भी इतना वेटेज है, तो आपको वो भी आना जरूरी है। प्लस यही चीज आपको सिंगल फेज में भी आएगी जो कि टोटली सेम है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट जो कि है आउटपुट इक्वेशन, तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द आउटपुट रेटिंग, जो कि आउटपुट क्यू विच रिप्रेजेंट 3 इंटू वी इंटू आई, so 3 into EPH. Clear? Okay. Where the terminal voltage is assumed to be equal in the case of the induced EMF. यहाँ पे अगर थ्री फेज मोटर है तो 3 रहेगा। यहाँ पे मैं आपको शायद प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर गलती से मैंने गलत लिख दिया होगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंगल फेज है तो यहाँ पे V इंटू आई या फिर EPH इंटू IPH इंटू 10⁻³ तो क्या आपका इक्वेशन 1 बनता है। ओके, नाउ EMF इक्वेशन देखें तो वो तो कांस्टेंट है या फिर कॉमन रहेगा 4.44 F5M इंटू T इंटू KW, वेर EPH जो कि EMF पर फेज शुड बी 4.44, F for frequency, 5 flux representing TPH means turns per phase is KW angle factor। ओके, सो यही सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ तो यहाँ पे इक्वेशन बनता है 4.44 F5 इंटू TPH IPH इंटू KW इंटू 10⁻³ और उसके ऊपर से जो भी आपका आउटपुट रेटिंग मिलता है जो कि C0d²ln जो भी आपके मेन डायमेंशन है तो उसके लिए वो चीज़ सेम रहेगी, तो वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। क्लियर? वन अनदर थिंग, क्योंकि आपका आउटपुट इक्वेशन भी आपको मिल गया है यहाँ पे, प्लस जो आपका आउटपुट कोफिशिएंट है मेन डायमेंशन में C0d²ln आपका Q, उसका इक्वेशन है Q इज इक्वल टू C0d² इंटू L इंटू NS, वेर C0 इज ए कॉन्स्टेंट। क्लियर? जो कि 11 या फिर 1.1 इंटू π², तो दोनों आप सेम ही है, इंटू BAV इंटू AC इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आपको मैंने एक टर्म में आपको ये इक्वेशन लिख के बताया, लेकिन आपको दूसरी टर्म में आपको खुद को लिखना है कि C0d²ln के टर्म में दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वन अनदर थिंग कि भाई उसके लिए मैं आपको कुछ पैरामीटर से फिर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपका आउटपुट इक्वेशन के लिए मैं बात करूँ तो कि भाई इंडक्शन मोटर थ्री फेज सेम एज दी थ्री फेज इंडक्शन मोटर, प्लस वन अनदर थिंग कि अगर हमारे यूनिट्स हॉर्स पावर्स में दिए हैं या फिर हमारे रेटिंग्स जो भी है हॉर्स पावर है, तो एट दैट टाइम इक्वेशन क्या बनता है कि हॉर्स पावर को आप किलोवाट्स में कन्वर्ट करोगे, देन आफ्टर किलोवाट्स का केवीए में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसे आप पहले किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो वो बनेगा 0.746 इंटू हॉर्स पावर, जो कि आपका पावर आउटपुट पावर मिल रहा है, लेकिन वो होता है किलोवाट में। अगर यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कोई आपको बताता है कि हॉर्स पावर इंटू 0.746 तो आपके किलोवाट्स या फिर वोट्स में दिखा रहा है, अगर यहाँ पे 746 लेता हूँ तो वोट हो जाएगा, अगर 0.746 ले रहा हूँ तो किलोवाट हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट हुआ किलोवाट में, लेकिन अगर उस किलोवाट रेटिंग को मैं केवीए में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना पड़ेगा, उसके पावर फैक्टर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। cos 5 जो कि आपका पावर फैक्टर है उसे हम
डिवाइड करेंगे इनटू इट्स एफिशिएंसी, कि भाई इसकी हमारी मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, तो उसके हिसाब से आपका आउटपुट रेटिंग बनता है horse power rating into 7.746 divided by its efficiency eta into cos pi power factor। यहाँ पे horse power मतलब क्या है कि मान लो कि कोई आपको डिजाइन में बताता है कि मुझे 0.5 हॉर्स पावर की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिजाइन करनी है, हमें क्या करना होगा। अगर ऐसी चीज देते हैं तो यहाँ पे आपको हॉर्स पावर रेटिंग जो कि 0.5 इंटू 0.746 जो कि आपका किलोवाट आउटपुट बताएगा। देन आफ्टर अगर उसकी एफिशिएंसी जो भी मिल रही है वो लेनी है, प्लस उसका पावर फैक्टर cos फाई रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, तो उसका आपको केवीए रेटिंग मिल जाएगा। क्लियर, ओके। वन अनदर थिंग कि अगर मैं आपको आउटपुट रेटिंग Q दैट शुड बी C0 D स्क्वायर L इंटू एन एस n into s, सो यहाँ पे C0 इज देयर। सो उस हिसाब से अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ D स्क्वेयर L मेन डायमेंशंस को, तो इक्वेशन क्या बनेगा, हॉर्स पावर इंटू 0.746 डिवाइड बाई ईटा इंटू cos फाई जो कि केवीए रेटिंग है, डिवाइड बाई इट्स C0 इंटू NS, क्योंकि यही चीज हमने की है, क्योंकि Q इज इक्वल टू केवीए, तो यहाँ से मैंने सब्जेक्ट बना लिया D स्क्वेयर L को। या फिर से मैं आपको लिख के बता दूं कि हाँ C0 D स्क्वेयर L इंटू एन एस दैट इज इक्वल टू HP जो कि हॉर्स पावर इंटू 0.746 डिवाइड बाई ईटा इंटू पावर फैक्टर। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं डी स्क्वेयर एल को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो C0 इंटू एन एस जो कि ये जो दो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी बन जाएगी यहाँ डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर एल। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो ये चीज़ आपकी हो गई डी स्क्वेयर एल। सो मैं यहाँ पे ही आपको रिड्यूस करके बता दूँ तो आपका इक्वेशन इजी हो जाए। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे डी स्क्वेयर एल इज इक्वल टू एच पी इंटू 0.746 डिवाइड बाई इट्स एफिशिएंसी ईटा इंटू cos फाई इंटू C0 इंटू एन एस, C0 इंटू एन एस जो कि आपका ये इक्वेशन बनता है। क्लियर, ओके। सो नाउ उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ हुई आपकी आउटपुट रेटिंग। वन अनदर थिंग कि पावर फैक्टर और आपकी एफिशिएंसी जो कि दो मैंने कॉन्स्टेंट चीज़ें बताई, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। तो अगर आपकी एफिशिएंसी या फिर आपके वोल्टेजेस 75 वोल्टेजेस आपका पावर है, एट दैट टाइम आपकी एफिशिएंसी बनेगी 50%। लेकिन जब आपके वोल्टेजेस या फिर आउटपुट है वो 750 वोट है, एट दैट टाइम इट्स एफिशिएंसी शुड बी 70%। क्लियर, ओके। वन अनदर थिंग दैट पावर फैक्टर that is 0.55 for the 75 watt rating, while if we are choosing the machine ratings are 750 watt, at that time our power factor is 0.65। क्लियर, तो ये चीज हुई आपके पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी। वन अनदर थिंग दैट्स चॉइस फॉर द लोडिंग्स, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के टाइम पे, डिजाइन के टाइम पे हमने क्या चीज़ की थी कि भाई चॉइस ऑफ दी लोडिंग आपके जो भी थे स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग के लिए, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि भाई उसके फैक्टर्स या फिर पैरामीटर्स पे कैसे अफेक्ट करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, प्लस उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए या फिर कितनी वैल्यू चूज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी वैल्यू पे फोकस करना है, क्योंकि पैरामीटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं जो कि इंडक्शन मोटर में, वो तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें सिर्फ रिपीट करने के लिए रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो दूसरी बार वही चीज़ रिपीट करें, उनसे अच्छा कि कुछ नई चीज़ें सीखें। सो बेटर है कि आपको भी सिलेबस में या फिर इवन आपको रेफरेंस बुक में भी यही चीज़ आपको ऐसे ही फॉर्म में मिलेगी कि भाई आपका जो भी स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग है तो उसकी कुछ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दी रेटिंग्स कि उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होगी, सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आपको रिपीट करना चाहूँगा कि आपकी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी जो भी है वो बनती है 0.35 टू 0.55 और यूनिट तो आपको पता ही है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वाइल इफ वी आर चूजिंग द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग एम्पीयर कंडक्टर पर मीटर दैट शुड बी 5000 टू 15000 एम्पीयर पर मीटर। क्लियर? ओके, सो ये चीज हुई स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग वैल्यू। सो आज के लिए शायद इतना काफ़ी है क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन पॉइंट हमारे जो भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो आज हमने सिर्फ कितनी चीज़ें देखी कि आज, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम ऑलमोस्ट रिपीट करें ऐसी ही चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका पुराना फंडामेंटल है जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्लस 3 फेज इंडक्शन मोटर डिजाइन के लिए आउटपुट रेटिंग उसका इक्वेशन एक बार अच्छे से डिराइव कीजिए। देन आफ्टर वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, प्लस स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग की वैल्यू आपको लिखनी है। तो आज के लिए आप जो भी आपका वर्कशीट वर्क का वर्क है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन डायमेंशन इक्वेशन Q इज इक्वल टू C0 d स्क्वायर LNS वाला जो इक्वेशन है आप उसे डिनोट करोगे, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा भी जा सकता है। और आउटपुट रेटिंग का 7 मार्क का क्वेश्चन है जो असाइनमेंट वर्क के लिए होता है, लेकिन आज के असाइनमेंट वर्क में आपको वो इंक्लूड नहीं करना क्योंकि आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो पहले से ही लिख लिया है। तो बेटर है कि आप उसे ना लिखें, लेकिन आज का सिर्फ आपका वर्क रहेगा वर्कशीट के लिए। असाइनमेंट वर्क आज कोई नहीं है और वर्कशीट वर्क आपका रहेगा जो कि है आउटपुट इक्वेशन या फिर मेन डायमेंशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Q इज इक्वल टू C0 d स्क्वायर इंटू L इंटू NS। और स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग की वैल्यू क्या है वो तो आपको पता है, तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आज के लिए आपका वर्कशीट क्वेश्चन एक ही रहेगा। क्लियर? तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, शायद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।